अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न यानी पागल शख्स करार दे दिया और इमरान खान साहब के लिए मौजूदा हालात मुश्किल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक जानिब उनके दाएं बाएं बैठे हैं अफराद अब खुद इमरान खान साहब की सियासी बसीरत और उनके जो ज़हनी इस्तेदाद कार है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कभी शेख रशीद साहब सामने आ जाते हैं और इमरान खान साहब के सियासी बयानिए पर ख़ुद को हमला कर देते हैं, और कभी परवेज़ खटक साहब है जिनका वीडियो सामने आदमी है और वो इमरान खान साहब की जड़ों में बैठ जाते हैं, और कभी शाह महमूद कुरैशी साहब है जो नाअसूदा ख्वाहिशात की तकमील ना होने की वजह से इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पर एक गैर मुतवाज़न शख्स या पागल शख्स करार देते हैं। और बुनियादी तौर पर इस वक्त अगर हम देखें इमरान खान साहब के हवाले से जो पार्टी के अंदर के जज्बात हैं जो बाहर आ रहे हैं, उसका बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब अपनी ज़िद के ऊपर जब अड़ जाते हैं, जब अपनी अना के असीर बन जाते हैं, तब वो किसी की बात नहीं सुनते, तब वो एक साहिब राय के ऊपर भी तवज्जो देना पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि उनके और उनकी पार्टी के दरमियान एक वसी खलीज कायम होती चली जा रही है। और ख़ास तौर पर इस मामले का अरूज उस वक़्त होता है जब इमरान खान साहब यूनिलैटरली यानी अचानक ही लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देते हैं, और फिर वो लॉन्ग मार्च एक तारीखी नाकामी का शिकार हो जाता है, जिस पर इमरान खान साहब जिम्मेदारी का जब तयन करते हैं तो वो इसका बोझ खुद उठाने की बजाय, इस नाकामी का बोझ खुद उठाने की बजाय इस नाकामी के लिए मुख्तलिफ लोगों के कंधे तलाश करते हैं। जब वो कंधे तलाश करते हैं तो फिर उनको जवाब मिलता है, और जवाब इमरान खान साहब को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तमाम लोग जो सियासी सोच रखते हैं वो इमरान खान साहब को ये बताते हैं कि भाई हमने कब कहा था कि ये जो आखिरी पत्ता था इसको सबसे पहले खेल लो। हम तो ये कह रहे थे कि आपको असेंबली में बैठना चाहिए, हम तो ये कह रहे थे कि आपको लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनना चाहिए, हम तो ये कह रहे थे कि आपको सियासत के अंदर अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हम तो ये कह रहे थे कि जिस वक्त नए कायदे ईवान का इंतखाब हो रहा था तो उस इंतखाब को लड़ना चाहिए था, हम तो ये कह रहे थे कि जिस वक्त नए कायदे ईवान का इंतखाब हो रहा था उस इंतखाबी अमल का बाइकॉट नहीं करना चाहिए था। हमें एक पूरे के पूरे जो जमहूरी सिस्टम है खुद को अगर हम उससे बाहर निकालेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त चलने वाली बहस, जो मुंतखब अरकान के दरमियान है और दूसरा उनका मुकाबला है गैर मुंतखब अरकान के दरमियान। और वो गैर मुंतखब अरकान इस वक्त उनका पलड़ा भारी है, वो इमरान खान साहब के ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा करीब हैं, इमरान खान साहब उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब अपनी जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसके साथ फासला इख्तियार किए चले जाते हैं। ताज़ा तरीन इंकशाफ जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से सामने आया है वो इंकशाफ किया है राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर, और उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो हमारे साथ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर नैब इस्लाहात जो तरमीमी बिल आया था उसके ऊपर फैटफ के मामलात पर जब हमारे साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, और हमारी जो तजावीज़ जो हमने उनको दी थी उन्हीं तजावीज़ को वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस लम्हे पर, उस मौके पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें एक दिन उस मीटिंग से अलग किया, साइड पे ले गए, और साइड पे ले जाकर उन्होंने कहा यार है पागल शख्स से साड़ी को गलत बात मंदा नहीं है, हम तो ख़ुद इसके हाथों बड़े आजिज़ आ चुके हैं। जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भाई ये तो जो लाए थे, ये जो लाने वाले हैं इस शख्स को, वो भी उससे आजिज़ आ चुके हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इंकशाफ इस तरह किया कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो ऑन ओथ ये बात कह दें कि उन्होंने ये बात मेरे साथ नहीं की, तो मैं बात तस्लीम कर लूँगा कि हाँ जी मैं गलत बयानी कर रहा हूँ और मैं जो है इस पर माज़रत भी कर लूँगा। लेकिन अगर वो ऑन ओथ हल्फन ये बात कहते हैं कि और या हल्फ से पीछे हटते हैं या ये कहते हैं कि मैंने हल्फ नहीं देना, तो फिर ये बात दुरुस्त हो जाएगी कि इमरान खान साहब एक ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न शख्स हैं। अब अगर देखें जो अलमिया है वो ये है कि इमरान खान साहब आज भी यही बात समझते हैं और इसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ खड़े होना इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। अब अगर हम सिर्फ कल के दिन के अंदर दो चीज़ें देखें कि एक ख़बर आई थी सामने शौकत तरीन साहब के हवाले से, और उसमें यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने शौकत तरीन साहब से ये कहा है कि वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें
اور وہ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। बाज़ाब्ता तौर पर PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स के ज़रिए ये जो मुहिम है उसको चलाया गया और इमरान खान साहब के पसंदीदा टीवी चैनल एयरवाई से भी ये चीज़ें रिपोर्ट की गई, जिसकी बाद में शौकत तरीन साहब को तरदीद करना पड़ी और फिर ISPR की तरफ से भी इसकी वजाहत करनी पड़ी कि भाई हमने ऐसा कोई मामला नहीं किया, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी सियासी जमात के अंदर तोड़फोड़ की जाए, हम न्यूट्रल्स हैं और न्यूट्रल्स रहना चाहते हैं। लेकिन इस मौक़िफ़ के जवाब में जो PTI के रैंकिंग फाइल्स थे उनकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया वो और ज़्यादा सूरत हाल को पेचीदा बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। मिसाल देता हूँ, उनका ये कहना है PTI के ज़राए का कि न्यूट्रल्स ने अगर मीशत की बहाली के लिए किरदार अदा करने का फ़ैसला किया, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को बुलाया, उन्होंने रज़ा बाकर साहब को बुलाया, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को बुलाया, उन्होंने शौकत तरीन साहब को बुलाया और मीशत के हवाले से बातचीत की। इवन मिफ्ता इस्माइल साहब को यहाँ तक कह दिया कि शौकत तरीन की जो सोच और अप्रोच है मीशत के हवाले से ये बड़ी बेहतर है, हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप दोहा IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं तो शौकत तरीन साहब को भी साथ ले जाएं। तो इसका मतलब ये है इस सारी सूरत हाल का कि वो जो है मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं, मौजूदा हुकूमत को मुश्किलात से निकालने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल्स नहीं हैं। न्यूट्रल्स होते तो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि मीशत अगर डूब रही है तो डूबे, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। यही मामला है कि जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हक पर खड़ा हूँ तो न्यूट्रल्स को उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन वो उनके साथ नहीं है। लिहाजा न्यूट्रल्स इस वक्त न्यूट्रल्स नहीं हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन मौजूदा हुकूमत के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया है। लिहाजा अब उनको इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार करना चाहिए, जैसे हमारे टाइम के अंदर वो इजहार करते थे कि हम सेम पेज पर हैं, तो अब उनको ये कहना चाहिए कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ सेम पेज पर हैं। लेकिन PTI के ज़राए ये बात भूल गए कि अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि इमरान खान साहब अकेले रह गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आकर खड़ी हो गई है और उसने अपनी अलाइनमेंट कर ली है शहबाज शरीफ साहब के पास, तो आप यकीन माने कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बंदे पूरे करने के लिए बंदे नहीं मिलने, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर इलेक्टेबल्स नहीं मिलने जहाँ पे वो जिनके ज़रिए वो इलेक्शन लड़ सके। अभी ये जो 20 हल्के जहाँ पर इलेक्शंस करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो PTI के मुनहरफ अरकान की सीटें खाली हुई हैं, वहाँ पर ख़ुद PTI के लोगों का कहना है कि हमारे पास बंदे नहीं मिल रहे कि हम वहाँ पर मौजू उम्मीदवार उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा करें जिनसे ये सीटें खाली हुई हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अब इन तमाम 20 के 20 हलकों के अंदर ख़ुद जाकर जलसे करने का भी फ़ैसला किया और कहा कि जनाब ये अवाम राब्ता मुहिम जो है मैं ख़ुद चलाऊँगा। इस सूरत हाल के अंदर अगर ये बात सामने आती है कि PTI के अंदर ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक लावासा या एक मुखालफाना या एक नेगेटिव राय, मनफी राय उनके ख़िलाफ़ कायम हो रही है, तो ये कुछ कहना इस हवाले से गलत नहीं होगा। और जब ये बात मीडिया पर रिपोर्ट हो गई फिर तो इसको और भी इससे इनकार मुमकिन नहीं है। और ये वजह है कि आज मरीम साहबा ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचती हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, वहाँ पर भी पागल का ही जिक्र होता है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान के अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान पागल आदमी है, किसी की नहीं सुनता। फिर सवाल ये है कि क्यों ऐसे शख्स को मुल्क भर में फितना फैलाने की इजाज़त दी गई है। मीडिया से भी कहती हूँ इस शख्स को दिखाना कम करें, बहस व मुबाहस मुल्की मसाइल और इनके हल पर ही होने चाहिए। अब मरीम साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो एक नुक्ता उठाया उसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि ख़ुद मरीम साहबा ने अपनी हुकूमत की कमज़ोरी का जिक्र किया, ये कहते हुए कि फिर सवाल ये है कि क्यों ऐसे शख्स को मुल्क भर में फितना फैलाने की इजाज़त दी गई। यानी किसने दी इजाज़त? हुकूमत ने नहीं दी इजाज़त। अगर हुकूमत ने नहीं इजाज़त दी तो फिर किसने दी इजाज़त, और वो कौन सी इजाज़त है जिसकी तरफ मरीम साहबा इशारा करी है। एक ज़ुमानी सी चीज़ है ना कि आप अपना बयानिया लेके आ रहे हैं सामने, आप इमरान खान साहब का एक एंटी नैरेटिव है जो मुस्लिम लीग नून या मरीम साहबा लेके आती हैं, और उस एंटी नैरेटिव के अंदर अगर इस बात का इजहार किया जाए कि इमरान खान साहब किसी की इजाज़त लेकर आए थे मुल्क भर में फसाद फैलाने के लिए, तो फिर उसकी तरफ बड़ी क्लैरिटी के साथ पता चलना चाहिए कि वो किसकी इजाज़त के साथ आए थे और वो क्यों आए थे। इसके साथ साथ मरीम साहबा ये कह रही हैं आगे अगले ही जुमले के अंदर कि इमरान खान का इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहा है कि वो फ़ैसला दें तो ये तारीख़ का ऐलान करे। मैं इस चीज़ की मज़म्मत करती हूँ
اداروں کو گندی سیاست میں گھسیٹنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اب رانا ثناء اللہ ان کی راہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ انقلاب کی تاریخ نہیں دے پا رہے۔ یعنی اب مریم صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، جہاں تک میں یہ بات سمجھا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک پروٹیکشن شیلڈ چاہیے، انہیں ایک ڈھال چاہیے جو ان کو بچا سکے، ان کے نیریٹو کو بچا سکے اور ان کی سیاست کو بچا سکے۔ اور اس کے لیے جو پہلے بیساکھی ہیں ان کے پاس اویلیبل تھیں، وہ بیساکھی اب ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے ابھی کل ہی جو تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے گزشتہ 30 سال کے اندر ہونے والے معاملات کا ذمہ دار ایک جانب سیاستدانوں کو ٹھہرایا ہے تو دوسری جانب باضابطہ طور پر انہوں نے فوج کا نام لیا ہے کہ فوج اور سیاستدان دونوں نے مل کر پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ یعنی وہ جو دروازہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی مدد کا تھا، وہ شاید خود اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو نہ چاہتے ہوئے بند کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ دروازہ اب کھل نہیں رہا۔ اور اس دروازے نے اب اس بات کی حقیقت کو جان لیا ہے کہ ہم نے غلط جگہ پر انویسٹمنٹ کی تھی۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا غلطی ہوگی، اس غلطی کا وقت آ گیا، درست کر لے۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی کہاں ہوئی تھی، لہٰذا اب انہوں نے اس غلطی کے سدھار کے عمل کا آغاز کر کے عمران خان صاحب کا نمبر میرا خیال ہے خود اسٹیبلشمنٹ نے بلاک کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کسی کا نمبر بلاک نہیں کیا۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ بند ہو گیا، وہ بیساکھیاں ختم ہو گئی، تو اب عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی کی طرف سے ایک پروٹیکشن شیلڈ چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اس مرتبہ بلینکٹ کور مانگا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو یہ والا کور دے، لیکن جس طرح میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو کے اندر عرض کیا تھا کہ ایک جو رپورٹ، وہ جو 6-7 نکات تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26 مئی کو ہونے والی سماعت کے بعد جاری کیے تھے، اس فیصلے کے مطابق وہ رپورٹ نہ صرف وہاں پہ جمع ہو چکی ہے بلکہ اس رپورٹ کے اندر جو ثبوت ہے، جو شواہد ہیں، جو ٹائم لائنز ہیں، اس کے ذریعے اس بات کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا، نظر انداز کیا اور اپنے لوگوں کو پرووک کیا کہ وہ H9 اور G9 کے درمیان جو پارک ہے وہاں پر اسمبل ہونے کی بجائے وہ ڈی چوک پر آئیں۔ نہ صرف عمران خان بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرشپ کی طرف سے بھی ایسے ہی مواد سامنے آئے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ لہٰذا ان شواہد، ان ویڈیوز، ان آڈیوز، ان ٹیکسٹ میسیجز، ان واٹس ایپ میسیجز اور ان تمام ٹویٹر پیغامات کی موجودگی میں اب عمران خان صاحب کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں رہ گئی کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی شیلٹر ملے۔ البتہ اس بات کے امکانات ضرور پائے جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف اگلی پروسیڈنگز کا آغاز کر دے، کہیں ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا آغاز نہ کر دیا جائے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو فرسٹ ایئر ہے، جو سیکنڈ ایئر ہے، جو تھرڈ ایئر ہے، اس کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے، انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دے آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، رف سیلنگ اہیڈ، آگے ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال ہے اور اس مشکل صورتحال سے ان کے پاس باہر نکلنے کا ابھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر حکومت قائم رہتی ہے، اور جس طریقے سے آج بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگست کے اینڈ تک اور سپٹمبر کے فرسٹ ویک تک پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے روپے کے اوپر جو دباؤ آیا ہوا ہے وہ موجودہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگست کے اینڈ تک جو پاک روپی ہے اس کی ویلیو 185 روپے کے لگ بھگ آ جائے گی، یعنی ڈالر اپنی موجودہ قیمت سے تقریباً 15 روپے 17 روپے نیچے آ جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا ریلیف ہوگا اور مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آئے گی۔ اب جبکہ کل وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی جو تمام تر امیدیں ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ کل کے بجٹ کے اندر حکومت کون سے اقدامات لینا چاہ رہی ہے، وہ کون سے ایسے بم ہیں جو وہ لوگوں پر پھوڑنا چاہ رہی ہے، وہ کون سے ایسی ڈیوٹیز ہیں جو وہ لگانا چاہ رہی ہے تاکہ وہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ایکسپلائٹ کر سکیں اور معیشت کے ایشو کے اوپر کھیل کھیلا جا سکے۔ اب یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ آیا اس صورتحال سے نبرد آزما ہوگی تو کیسے ہوگی۔ کل کا اجلاس ہوگا نیشنل اسمبلی کا، آج بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے جس کا آغاز
مشترکہ اجلاس ہے جس کا آغاز ہوا ہے عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے، کیونکہ MNA بھی رہے ہیں وہ، نیشنل اسمبلی کو ان کا انتقال ہوا آج۔ ایک بڑے ایک ایسا یہ واقعہ ہے جس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ انسانی زندگی یقینی طور پر قیمتی ہے، اور جس طرح ایک مشکوک حالات کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، اور اب ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا یقینی طور پر، لیکن یہ ایک دیٹ از اے گریٹ لاس۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے لیے سال ثواب کیا جا رہا ہے، اور جو تمام پولیٹیکل ایلیٹ ہے، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ بھی عامر لیاقت صاحب کے اچانک انتقال کے اوپر افسردہ بھی ہیں، ان کے چاہنے والے بھی بہت افسردہ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔